Hello बच्चों, let's read a given question. The question says to observe a sustained interference pattern formed by two light waves. It is not necessary that they must have option A the same frequency, option B same amplitude, option C a constant phase difference, option D the same intensity. So to understand this question, we need to understand about the concept of condition for sustained interference pattern. Sustained या फिर steady interference pattern भी हम इसे कह सकते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न. तो इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस है, फर्स्ट है लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, यानी कि सिंगल वेवलेंथ का होना चाहिए या सिंगल कलर. ठीक. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट. ये दो तो एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है. इसके अलावा भी और कंडीशंस है, लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट शुड बी स्मॉल, स्लिट विथ शुड बी वेरी मच नैरो. सो दिस आर वो सारी भी कंडीशंस है, बट दिस टू कंडीशन हैज टू बी एम्फसाइज्ड मोर ऑन. ठीक है. तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं जो लाइट के सोर्स के मीन्स वी चूज के इस तरीके का हमें सोर्स चूज करना है ताकि हमें स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिले. स्टेडी का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये हमारी स्क्रीन है, दिस इज आवर सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा. इसके बाद अगर मिनिमा है फर्स्ट, फिर मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, तो इस तरीके का पैटर्न हमें मिलना चाहिए फिक्स, और वो हमेशा इसी तरीके का होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि जैसे अभी इस फर्स्ट मिनिमा मिला फिर थोड़ी देर बाद वो मैक्सिमा हो जाए वहाँ पे. ठीक है ना. तो इट विल नॉट बी अ स्टडी पैटर्न. लेकिन ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं दैट इज अ स्टडी पैटर्न. मिनिमा मैक्सिमा इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस मिले. ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो इंटेंसिटीज हमें मिलती है, इंटेंसिटी यहाँ पे जो होती है वो होती है सेम, या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा. इस तरीके से कुछ मिलता है सिचुएशन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ठीक है. मिनिमा पे 0, मैक्सिमा पे जो भी वैल्यू होगी पर्टिकुलर वो आएगी इंटेंसिटी की या एम्पलीट्यूड की. ठीक. तो अब हम बात समझते हैं यहाँ पे. फर्स्ट हमें बोला गया सेम फ्रीक्वेंसी. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हम ये दोनों फर्स्ट, ये जो सेकेंड वाला केस है दैट इज एज पर द ऑप्शन, हमें सेकेंड केस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? कोहेरेंट का मतलब ये है सोर्सेस ऑफ लाइट जो हम स्लिट S1 S2 लेते हैं, वो सोर्सेस of light should have, or must have, we can say, should have constant phase difference. Constant phase difference which does not change, which does not change at a with time at a given place. तो इसको अब पर्टिकुलरली हम समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ पॉइंट P. ठीक है. जहाँ से दो स्लिट से क्या कर रही हैं, वेव्स चलती हैं. ये S1 स्लिट है हमारी, ये S2 है. यहाँ से एक वेव चली और वो पहुंची P पे. यहाँ से एक वेव चली, दोनों यहाँ पॉइंट P पर आके, ये स्क्रीन है हमारी, यहाँ पे आके इंटरफेयर करती हैं. दिस इज द स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज स्मॉल d, ये है कैपिटल D. ठीक है. अब इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ. एक वेव जो यहाँ पे चल रही है हम उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t माइनस kx. ठीक है. y2 ये सेकेंड वेव का लिख रहे हैं हम a2 साइन ओमेगा t, इसको हम x1 बोल देते हैं. ये डिस्टेंस कुछ और चल रही है तो इसको x2 बोल देते हैं. तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट P की बात करें, सो पॉइंट P को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेव्स कैन बी रिटन एज, जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे, इट विल बी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओमेगा t. अगर हम लेट्स से फॉर एन इंस्टेंट वी सपोज के ये ओमेगा 1 है एंड दिस इज ओमेगा 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 इंटू टी प्लस ऑफ k इंटू x2 माइनस ऑफ x1. ठीक है. यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, अगर ओमेगा सेम नहीं होगा तो टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज होगा, और अगर फेज डिफरेंस चेंज होता है तो वी नो के जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है बिटवीन दिस टू इंटरफेयरिंग वेव, उसका जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1a2 cos फाइ, राइट। अब यहाँ पे जो मैक्सिमा और मिनिमा वो ये फैक्टर डिसाइड करता है cos फाइ का। अगर फाइ की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, मींस फॉर अ पर्टिकुलर केस, फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, तो अगर ये cos फाइ की वैल्यू जो भी आएगी एक फिक्स वैल्यू आएगी, अगर वो टाइम पे डिपेंड कर रही है तो अलग अलग इंस्टेंट पे ये वैल्यू अलग अलग होती जाएगी, और दैट विल चेंज द फेज, एंड दैट मीन्स द सोर्सेज कैनॉट बी कोहेरेंट, राइट। फेज डिफरेंस बदलते जा रहा है तो सोर्स कोहेरेंट नहीं हो पाएगा। तो वी हैव टू कंसिडर के फ्रीक्वेंसी हैज टू बी सेम, सो ओमेगा को सेम होना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे जस्ट लेके चेक किया कि ओमेगा अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, सो cos फाइ चेंज हो जाएगा, cos फाइ चेंज होगा तो एक ही पॉइंट एट एन इंस्टेंट इट विल बी ब्राइट एंड अदर इंस्टेंट इट विल बी डार्क, ठीक है। तो ओमेगा को सेम होना पड़ेगा, तो ओमेगा अगर सेम रहेगा तो फाइ विल बी जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज k x2 माइनस x1 विच इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि फ्रीक्वेंसी को सेम होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या चीज़ सेम नहीं रहे, तो ये ए और सी तो सेम रहने चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी होना चाहिए और सेम फ्रीक्वेंसी भी होना चाहिए। दोनों एक्चुअली में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हमने यहाँ पे शो किया है। कोहेरेंट है मतलब फ्रीक्वेंसी हैज टू बी सेम, लेकिन कोहेरेंट का डेफिनेशन है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो एम्पलीट्यूड जैसे हमने A1 A2 रखा हो, यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस एम्पलीट्यूड, और अगर एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं है तो फिर इंटेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इंटेंसिटी इज व्हाट, amplitude का square. So B and D is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.